वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो सत बुद्धाय। श्री अकाल। जय धन्यवाद साथियों, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह जी से साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम प्रोग्राम लेकर आते हैं हफ्ते में। ये पहले हम दूसरा जो भी स्टार्ट किया प्रोग्राम, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उनको ही मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। साथियों, हम बात करेंगे आज की, ये जो टॉपिक हमारा है, किसानों का जो ये मसला चल रहा है। किसानों को चारों तरफ से मारा जा रहा है, घेरा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो इनकी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या, समाधान क्या है, इन पर बात करेंगे। और तीन लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, जो भगवान दास जी जुड़े हैं हमारे साथ में, और गौरव जी जुड़े हैं, अंजनी जी जुड़े हैं। तो उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी भगवान दास जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल भाई साहब, सत श्री अकाल। जय भीम, जी, नमो बुद्धाय। गौरव चौधरी सत जी, श्री आपका अकाल। भी बहुत बहुत स्वागत है, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर। धन्यवाद सर। जी अनिल कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल जी, वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर। जी आपका स्वागत है। भगवान दास जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि थोड़ा अपने अपने बारे में परिचय दे दीजिए। आप अपने बारे में बताएं 1 मिनट के लिए। जी भगवान दास जी। जी, मैं भगवान दास अहरवार हूँ, जालौन से हूँ। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से रहने वाला हूँ और मैं समाज सेवक हूँ। दलित पिछड़ों की, विकलांग विधवाओं की, और जो हमारा कमजोर तबके का व्यक्ति है, शोषित समाज की मैं सेवा करने का काम करता हूँ। उनकी जो है पीड़ा में, दुख दर्द में, उनके साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, उनकी जो जब भी कोई आपत्ति आती है तो उनके साथ खड़े होकर के मैं उनको जो है न्याय दिलाने का कार्य करता हूँ। जी गौरव चौधरी जी, आप भी अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी जी हाँ, सबसे पहले मैं आपसे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे इस कार्यक्रम में भाग लेने का मुझे अवसर दिया। मेरा नाम गौरव चौधरी है, मैं कौशाम्बी जिले से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं भारतीय किसान का जिला भारतीय अध्यक्ष हूँ और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव में काम करता हूँ। गरीब समाज को, पिछड़े वर्ग के लोग भाई साहब, आपकी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा आवाज ठीक करें इसको। जी अंजनी कुमार जी, थोड़ा अपने बारे में परिचय दीजिए। आप अपने बारे में बताइए प्लीज। जी अंजनी कुमार जी। सर, मैं अंजनी कुमार, पासी एडवोकेट, इलाहाबाद से हूँ और समाज सेवी हूँ। युवाओं और किसानों के हित का काम हमेशा किया हूँ और करूँगा। और जो भी अगर किसानों के खिलाफ बिल पास किया गया है या गरीबों युवाओं के लिए हित में नहीं है, उसके लिए मैं भरसक लड़ता हूँ और लड़ूंगा। जी, पहली बात तो साथियों हम बताना चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ये हमारे जो जारी जावेद जी हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम सेट करवाया हमसे। उन्होंने बताया इनके बारे में कि भी किसानों की समस्या चल रही है। हमें पता है समस्या क्या चल रही है, लेकिन इनके बारे में जो प्रोग्राम सेट किया है, मतलब ये जो किया है, प्रबंध किया है, इन तीनों लोगों से उन्होंने मिलवाया है। तो वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है कि आपकी खुद की आवाज, मेघराज की अकेले की आवाज नहीं है, अकेले पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज है। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है इंसानों की आवाज। और इंसानों की आवाज का ये नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पर उनको उठाएंगे जो मतलब शैतान लोग हैं। हम अच्छे जो इंसानों की बात करेंगे, जो झूठ बोलने वाले, उनको तो हम दूर तक नहीं लेते हैं, लेकिन इंसानों को जो जुर्म सह रहे हैं, जो मजलूम है, गरीब है, जो तसल्लुत हो रहा है, उन लोगों को हम साथ देते हैं, उनको ही हम साथ में लेते हैं और उनको ही हम जिंदा मानते हैं। नहीं तो जो रिश्वतखोरी करके खा रहे हैं, जो भीख मांगने में जो दान को भीख मांग कर खा रहे हैं, तो ये जो है ना, ऐसे लोगों को हम नहीं लेते हैं, तो उनको मरे हुए हैं पहले से। तो भगवान दास जी, आप बताएं कि जो किसानों की समस्या जो चल रही है, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि जो किसानों की समस्या क्या है फिलहाल। ये सरकार जो है, मतलब जो भारत, सुना जाता है कि भारत 1947 में आजाद हुआ था, उस वक्त से लेकर आज तक के किसानों के हालात कैसे रहे हैं, और आज के बाद जो आज का जो क्वेश्चन है, जो बाद में करूँगा, इसके बारे में बताएं कि ये शुरुआत से ही ऐसी सरकारें चल रही है या अभी प्रॉब्लम आई है। 1947 से लेकर आज तक का किसानों का कैसा रहा, इसके बारे में बताएं। जी देखिए देखिए 1947 से क्या हम लोग ये कहेंगे कि जब से राजसी जमाने थे, राजा लोग होते थे, उस समय से लेके आज तक किसानों की हालात बड़ी बद से बदतर रही है। किसान जो है
कभी किसानों को ओलावृष्टि का सामना करना पड़ता है, कभी पाले पड़ जाते हैं, और कभी जो है आजकल जो है बड़ी समस्या है कि जो अन्ना जानवर हैं, अन्ना जानवर प्रथा के माध्यम से किसानों की पूरी फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण किसान आज तक आर्थिक रूप से इतना तंग है कि उसे ये समझ लो आप कि उसे जो है बहुत सारी हम सब जानते हैं कि देश में किसान आत्महत्याएं करते हैं। उसका कारण सिर्फ किसान जो है कर्जा से दबा हुआ है। किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, किसान अपने बेटा बेटियों की शादियां नहीं कर पाता है। ऐसे में इस बिल को लाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी, और इस बिल को लाने से ये सिद्ध होता है कि यहाँ की जो सरकार है, हमारे भारत देश की जो सरकार, मोदी सरकार है भाजपा की, ये मोदी सरकार जो है हमारे किसान भाइयों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। भगवान दास जी, सवाल हमारा अगला था। हमने सिर्फ इसमें पहले जानकारी लेनी थी कि भाई 1947 से लेकर आज तक किसानों के कैसे हालात रहे हैं, ये सरकार यही इसके पीछे क्या कारण रहा है। तो मैं ये सवाल आपसे करूंगा अभी। गौरव जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे कि 1947 से लेकर तीनों से मेरा सवाल एक ही रहेगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अलग अलग ओपिनियन में क्या क्या देते हैं आप लोग, क्या मतलब अलग अलग हिसाब से बताते हैं। गौरव चौधरी जी, आप बताएं कि 1947 से लेकर आज तक का किसानों का कैसे हालात रहे भारत के अंदर। जी जी, एक तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है भाई साहब, मुझे समझ नहीं आ रही है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, इसको ठीक करें। जी अंजनी जी, हाँ जी बोलिए। जी आवाज बोलिए, आप बोलते रहे जी। जी, जैसा कि भारत को गाँव का देश कहा जाता है, तो इसमें एक घटना जनसंख्या हमारे आजादी के बाद से जो भी हालात हैं किसानों की, वो जो खेतिहर मजदूर हैं, वो अपने से बड़े दर्जे के जो जमींदार वर्ग के लोग पर आते हैं। अगर उनको जमीन रहते हैं तो वो अपना गुजारा किसी न किसी तरह से खेती करके कर लेते हैं, और इस पर वो आगे जमाखोरी ये। हेलो जी, एक तो आपका फोन मेरे ख्याल से इसको रीस्टार्ट करके दोबारा जुड़े, ये आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो मैं अंजनी कुमार जी से बोल रहा हूँ, इसको आप डिस्कनेक्ट होकर इसको रीस्टार्ट करके दोबारा जुड़े जी। अंजनी कुमार जी, जैसे हमने इनसे सवाल किया है, आपसे मेरा सवाल यही है कि आप इसके बारे में बताएं कि 1947 से लेकर आज तक किसानों का कैसे हालात रहे, और इसमें क्या कैसा मतलब कैसी जिंदगी रही हम लोगों की। जी सर, जैसे 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय से जो भी किसान तबके के लोग थे, जिनके पास पर्याप्त खेती करने की जमीनें नहीं थी, जमींदारों के प्रति या तो जैसे जिन खेतिहर थे जो लोग, उनसे किसी न किसी प्रकार से खेती करके मजदूरी पे या बाट पे ले करके किसी न किसी तरह से गुजारा गरीब करते थे। लेकिन सरकार ने जो ये बिल पास किया है, इसमें तो गरीबों का कहीं कुछ है ही नहीं, किसानों का। इन्होंने ना तो इस बिल में कोई इन्होंने रेट निर्धारित किया है गरीबों का। नहीं, इस बिल के क्या कर रहे हैं, इस बिल के ऊपर हम आएंगे। अभी थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं कि ये जो सरकार है, इसके पीछे जो मनवादी काम कर रहे हैं, क्या सोच चल रही है, क्या कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या किसानों के साथ में क्या किया है। बिल पर हम आ रहे हैं, बिल के क्योंकि ये भी 2-4 क्वेश्चन करने हैं, तो बिल पर मैं आऊंगा। तो 1947 से लेकर आ रहा है तक की क्या रहा है, तो इसमें मुझे बताएं भगवान दास जी, आप इसके बारे में बताएं कि जो अभी हमने सुना था पहले कि किसानों को ये जो हरामखोर जो बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े जो पैसे लेके भाग जाते हैं, उनके तो लोन भी माफ हो जाते हैं, उनके सब कुछ माफ हो जाता है, सब कुछ होता होगा, लेकिन किसानों को एक 50,000 का अगर लोन ले लेता है तो उसको मारने तक पुलिस भी आती है, वहां पर पकड़ लेते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं भगवान दास जी? देखिए किसानों के प्रति जो ये सरकार की संवेदना है, ये मनुवादी व्यवस्था जो चल रही है आज जो मनुवादी व्यवस्था है, ये व्यवस्था
जो 5,000 साल पहले व्यवस्थाएं थी, उन्हीं व्यवस्थाओं को ये लाना चाहते हैं। हमें किसी तरीके से ना किसी भी तरीके से ये गुलाम बनाने की साजिश है। हमारे देश के किसान भाइयों से लेकर के आम आदमी तक, हालांकि हम किसान भाइयों में छोटे बड़े किसान की बात नहीं करेंगे, क्योंकि किसान बड़ा किसान भी है और छोटा किसान भी है। हम छोटे बड़े किसान की बात नहीं करेंगे। सर्व किसानों को, संपूर्ण किसानों को, चाहे वो बड़ा किसान हो चाहे छोटा किसान हो, सभी किसानों को मात्र आर्थिक रूप से ये बंधुआ मजदूर के रूप में बनाना चाहते हैं कि उनको मजदूर बना करके हम गुलामी करवाएं इनसे। बाद बाकी उनको अधिकार सम्मान और उनके कहीं कोई भी किसी भी तरीके से, अगर ये किसानों के हित की बात कर रहे होते, किसानों के हित में होता, तो किसानों को अच्छी खेती का प्रशिक्षण दिलाते, अच्छी खेती के लिए बीज उपलब्ध कराते, अच्छी खेती के लिए ये खाद देते, अच्छी खेती के लिए ये गोदाम बनवाते, वेयरहाउस बनवाते। वो कुछ नहीं है, मात्र ये जो है फार्मिंग किसानों के रूप में ये जो है किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने का काम कर रहे हैं। बाद बाकी इनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है मानवर। जी गौरव जी, आवाज आ रही है पूरी? जी हाँ जी। आपका फोन में कभी अभी कमी है इसमें, मेरे ख्याल से अगर आप दूसरे के फोन से किसी से जुड़ सकते हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आवाज आपके सामने नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी अंजनी कुमार जी, आप बताएं कि जैसे कि मतलब किसानों के साथ में ये क्या मजाक करते हैं। अगर एक 50,000 का लोन उठा लेता है किसान, उसको मारने तक जाते हैं, पुलिस वाले मारते हैं उसको, कुड़की तक बोल जाते हैं, वो कर देते हैं उसकी। तो एक इन्हीं के सामने से ये खुद उसको छोड़कर आते हैं, जो कहीं कहीं 1,000 करोड़ लेकर भाग जाता है, ये कहते हैं कि वो फरार हो गया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसानों के साथ में इसने दुर्व्यवहार क्यों है, और इनके जो पैसे भाग जाते हैं, कहीं कहीं 1,000 करोड़ रुपए उनकी सेवा करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, इसके के पीछे क्या कारण समझते हो आप? अंजनी कुमार जी। हेलो जी जी, मेरा सवाल सुनिएगा जी। सर, इसमें बात ये है कि जो भी सरकार है ये पैसे वालों के इशारे पे काम कर रही है, ना कि गरीबों के हित के। जी, जो भी गरीब है आज वो भूखा मर रहा है। और ये जो सरकार आज हमारी है यहाँ वर्तमान समय में, ये ना तो युवाओं के लिए काम कर रही है, ना बेरोजगारों के लिए काम कर रही है। ये सिर्फ बड़े बड़े महकमे पैसे वालों के लिए काम कर रही है और पैसे वालों का ये साथ दे रही है। अगर गरीब कोई लाचार कहीं से ऋण ले लेता है या कुछ ले लेता है, कर्जा ले लेता है बिजनेस धंधे के लिए, उसमें सरकार के तेवर बहुत ज्यादा गर्म है और सरकार के दाढ़ी के नीचे ही चोरी करके हजारों करोड़ों रुपए लेकर भाग जाते हैं। और सरकार इनके साथ बिजनेस कर रही, इनके साथ बैठकर कप चाय पी रही है। ये बिल्कुल सरासर अन्याय है और जो गरीबों के हित की नहीं है। ये सरकार सिर्फ अडानी अंबानी की है, उन्हीं के इशारे पे इन्होंने काम किया है। जी जी, भगवान दास जी, मैं जैसे बताया कि अडानी अंबानी जो है, चलो मैं मान लेते हैं कि इनकी लेकिन इनका लेकर खारख्यान लोगों ने शिकर इनकी लगाते हैं, ये मतलब अडानी अंबानी के चाटुकारिता कर रहे हैं, लेकिन उन साहब में कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ अपने लोगों से, किसानों से, जो किसानों के हालात खराब है आज। तो आज जो बिल की बात कर रहे हैं कि जो बिल लेकर आए हैं, बिल के पीछे कारण क्या है, क्यों लेकर आए हैं? और ये अकेला बिल नहीं है, मैं और बताना चाहते हैं आप सभी को कि इनके पास में ऐसे ऐसे कई 1,000 बिल पड़े हैं। एक को आप संभालेंगे, रोकेंगे, वो दूसरा लेकर आ जाएंगे, फिर तीसरा लेकर आ जाएंगे। वो समस्या को खड़ी करना चाहते हैं। वो हमेशा भी जो भारत के लोग हैं ये उलझे रहे हैं इसमें। और एक और बात बताना चाहता हूँ सभी को कि भारत में जो सरकार है, ये मनवादियों की, विदेशियों की सरकार है, जिसको विदेशी कहते हैं। तो वो विदेशी कभी दूसरे देश वाले का भला कर नहीं सकता। और विदेश के लोग जो बैठे हैं, मनवादी बैठे हैं, ये इसमें देश में जो आरएसएस है या हो रहे बहुत सारे आग लगाने का काम करते हैं। 65,000 दंगे करवा दिए लोगों ने। अभी जो चल रहा है सारा कुछ ये नागपुर में बैठ के जो करते हैं, ये काम है जो नागपुर में बैठ के जो फैसले करते हैं, ये बहुत सारे बिल उन्होंने निकाल रखे पहले से, जैसे एनआरसी का निकाला था पहले, तो अभी बिल लेकर आए हैं। जी भगवान दास जी इसके बारे में बताया कि इसमें करना क्या चाहते हैं, इसके पीछे कारण क्या समझते हो, बिल क्यों लेकर आए हैं? तो वही बात मैंने अभी मानवर कहा, अभी मैंने उसी बात को कहा कि ये जो इनकी जो सोच है, किसी भी तरीके से जो राजसी टाइम में
पहले राजा लोग थे, उस समय हमारे लोगों की दुख पीड़ा नहीं देखी जाती थी। उनका बच्चा बीमार हो लेकिन उनको बेगार पे भेजा जाता था, मतलब मजदूरों राजाओं की गुलामी के लिए भेजा जाता था। इसी तरह से आज इन लोगों की यही साजिश है, किसी तरीके से हम मूल निवासी वर्ग को 5,000 वर्ष पहले जो गुलामी करते थे वो जो है वही गुलामी का आलम लाना चाहते हैं। उसी तरीके से हमें गुलाम बनाने की साजिश है। और इनके जो चंद्र लोग हैं, जो सरकार में बैठी मोदी सरकार के चंद्र लोग, जो यार दोस्त मित्र हैं, उनके मित्रों को ही ये किसी ना किसी तरीके से जो है फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। उसमें करोड़ों रुपए, अभी आप देख लीजिए पिछली बार इन्होंने करोड़ों रुपए अंबानी वगैरह और कुछ यार दोस्तों के 50 लोगों के जो है कर्जा माफ किए थे, जो करोड़ों की एक व्यक्ति का करोड़ों रुपए था। और किसानों के लिए वहीं 10,000 20,000 रुपए पे आरसी कार्ड देते हैं, किसानों को जेल में पकड़वा करके जेल में डलवाते हैं, उनके घर और जमीनें नीलाम करवाई जाती हैं। तो ये सरकार बद से बदतर सरकार है। ऐसी सरकार को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इनको जो है शर्म किसी बात की आती नहीं है। ये शर्म नाम की इनके अंदर चीज नहीं है। ये जो है मात्र हमारे यहाँ किसान को भीख का कटोरा पकड़ाने का काम करती है। वहीं कांग्रेस ने हमें इस योग्य बनाया था कि हम किसी को भीख देने योग्य हों, और आज भाजपा सरकार ने हमें इस योग्य बना दिया है कि हम भीख मांगने योग्य हो गए हैं। तो किसानों की हालत आज, ये जो बिल लाए हैं, इस बिल में ये एक मात्र किसानों का फायदा नहीं है। इस बिल में मात्र जो है ये कुछ चंद्र लोगों का जो सरकार के यार दोस्त हैं, अंबानी वगैरह, इन्हीं को फायदा होगा और इन्हीं को जो है आमदनी पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार को कहीं इसमें कोई हित नहीं है। जी 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 जी। तो इसमें जो अंजनी कुमार जी, हम जानना चाहते हैं आपसे, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कि किसानों में काफी इस बिल को लेकर काफी जो है हलचल मची पड़ी है। तो इस हलचल से मतलब क्या समझते हैं कि इसमें जो है बिल से काफी लोगों को तकलीफ हुई है, दुख लगा है। तो इसमें दुख लगने के पीछे आप क्या करना समझते हो? भाई साहब थोड़ा फोन को इस वक्त सीधा करें, गौरव जी फोन को सीधा करें। सर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर सरकार खेती कंपनियों द्वारा करा रही है जी, अगर सरकार खेती को कंपनियों द्वारा करा रही है और किसान हित में बिल्कुल नहीं है, कल के जो भी भंडारगार होंगे वो बड़े आदमियों के होंगे, अडानी अंबानी के भंडारगार होंगे, और कल मार्केट में जब गल्ला अनाज कम होगा, किसान भूखमरी रहेगा, तो ये अपनी मनमानी दामों में विक्रय करेंगे। और सर गरीब कहाँ से भंडारगार खोला रखा है जो अपने भंडार में रख पाएगा? उसको ये भी तो अथॉरिटी नहीं दी जा रही है, उसे बेचना ही बेचना है, जिस मनचाहे रेट में ही ये खरीदेंगे। ये बिल्कुल किसान के हित की बिल नहीं है। और मैं ये चाहूंगा कि ये बिल को सरकार तुरंत वापस करे और किसानों के साथ, युवाओं के साथ एक खिलवाड़ कभी ऐसा नहीं खेलना चाहिए। और किसानी जो भी है, कृषि है, हमारे भारत की रीढ़ है। अगर जब रीढ़ ही टूट जाएगी तो देश कैसे विकास करेगा? कैसे लोग अपने आप में आजादी महसूस करेंगे? ये देश बिल्कुल बिक गया है और ये सरकार बेच रही है। ना तो युवाओं को ये रोजगार दे रही है, ना किसानों को किसी भी प्रकार की कोई मदद दे रही है, बल्कि ये उनकी कृषि ही छीने ले रही है, जो हमारे देश का बिल्कुल ये रीढ़ है, कमर की हड्डी है। अगर ये टूट गया तो देश कहाँ जाएगा? सरकार को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जी। गौरव जी, आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ, अभी इसका आवाज ठीक है, लेकिन आपके पास फोन चल रहा है, कुछ उसको बंद करिए पहले। उसमें आवाज डायरेक्ट वापस आ रही है आवाज हमें। तो मैं चाहता हूँ आपसे, जो हमने सवाल पहले किया था आपसे, उसके बारे में बताएं पहले। जो 1947 से लेकर और 19 अभी तक किसानों के हालात कैसे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप, गौरव जी? जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि 1960 में जो भारत का योगदान था जीडीपी में, कृषि का योगदान था, वो 42% था और वो 2017 में आते आते 16% रह गया। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि कृषि के प्रति
सरकार का कितना मतलब इसमें फोकस रहा है उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि रोजगार को आगे ले जाने के लिए, किसानों की मदद के लिए। तो ये स्पष्ट होता है इससे कि किसान की हालत पर बहुत ही कम गौर दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है, जबकि ये विशेष मुद्दा होना चाहिए हमारे देश का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का। जैसा कि पहला बिल है जिसकी अधिक बात हो रही है, अब किसानों की उपज जो है आपकी फसल की, वो व्यापारी नहीं खरीद सकेंगे सरकारी मंडियों में। जो क्या कहते हैं, उपज से सरकारी मंडियों में नहीं बिकेगी, उसे बड़े व्यापारी भी खरीद सकेंगे। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आखिर ऐसा जी कहाँ था, कब था कि किसानों की फसल को व्यापारी या नहीं खरीद सकते थे? बिहार में अभी भी बामुश्किल 9 से 10% फसल ही सरकारी मंडियों में बिकते हैं, बाकी जो छोटे बड़े व्यापारी होते हैं वो खरीदते हैं। क्या जी फसल की क्या फसल की पूरी खुली खरीद से किसानों को उचित कीमत मिलेगी? यह भ्रम है। मेरे हिसाब से तो ये भ्रम ही है, क्योंकि बिहार में मक्का जैसी फसल सरकारी मंडियों में नहीं बिकती। इस साल किसानों को अपना मक्का 900 से 1100, देखिए मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन 900 से 1100 रुपए क्विंटल की दर से बेचना पड़ा था, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपए 1850 प्रति रुपए। क्विंटल था। बिल्कुल। और यहाँ एमएसपी की बात की जाए तो सरकार इस पर भी बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर एमएसपी पर किसानों का नहीं कि अन्न खरीदा जाएगा, अनाज नहीं खरीदा जाएगा, तो किसान जाहिर सी बात है दिन ब दिन तरक्की ना करके नीचे गड्ढे में ही चला जाएगा। और जो आपका दूसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो रही है, इसमें कोई भी कारपोरेट किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करके खेती कर पाएगा क्या? आपको लगता है यह वैसा ही होगा जैसे आजादी से पहले यूरोपियन प्लांटर बिहार और बंगाल के इलाके में करते थे? जैसे हम अंग्रेजों के शासन में थे, यूरोपियन के पंजे में थे, शायद ये ए लेला कॉन्ट्रैक्ट ए फार्मिंग हमें वहीं खींच कर ले जाएगी। मतलब यह कोई कारपोरेट आयोग और मेरी जमीन लीज लेकर के खेती करने लगेगा, कोई भी कारपोरेट आकर के उसको लीज पर लेगा और उस पर खेती करेगा, और मेरा थोड़ा ही फायदा इसमें हो सकेगा, मगर मेरे गांव के उन गरीब किसानों को सीधा नुकसान होगा जो आज छोटी पूंजी लगाकर मेरे जैसे नॉन रेसिडेंशियल किसानों की जमीन लीज पर लेते हैं। मतलब मैं कहूँ तो जो छोटे तबके के किसान होते हैं, जो थोड़ा जो भूमिहार लोग होते हैं, उनकी जमीन लेकर के जैसे लीज पर लेते हैं और उन पर साल भर काम करके उनके अनाज देते हैं या फिर पैसा देते हैं, ऐसा करके कुछ। तो ये कहीं ना कहीं उन पर ज्यादा प्रभावित होगा। उनकी वो एक हिसाब से देखिए तो उनका जीवन ही छीन लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक आपकी जमीन पर ही वो आश्रित है जो छोटे तबके के किसान हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ आ जाएगी तब वो कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे जो लोग छोटे छोटे खेतों पर आश्रित हैं, दूसरों पर आश्रित है, जिनके पास खुद भी खेत नहीं है, जिनके पास एक खुद का खेत नहीं है, छोटी सी भी जमीन नहीं है किसानी करने के लिए। तो ये इसकी मैं निंदा करता हूँ कारपोरेट फार्मिंग की। कारपोरेट की खेती में उतरने से खेती बड़ी पूंजी, बड़ी मशीन के धंधे में बदल जाएगी, मजदूरों की जरूरत कम हो जाएगी, गांव में जो भूमि जो किसान होंगे उन पर ये ज्यादा उनका कनेक्शन कट गया है शायद। जी भगवान दास जी, आप सीधे सीधे थोड़ा बैठे, लाइव जा रहा है प्रोग्राम, ये आपका पूरे वर्ल्ड के अंदर लाइव जा रहा है, तो थोड़ा सही होकर बैठे। भगवान दास जी, जैसे अभी आंदोलन चल रहा है, उनका जो कनेक्शन कट गया मेरा गौरव जी का, तो ये आंदोलन जो चल रहा है सारे भारत में पूरी तरह आंदोलन हो गया, खड़ा होगा, तो इसमें इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? या सिर्फ ये जैसे बहुत सारे आंदोलन खड़े हुए और बैठ गए हैं, ऐसे बहुत सारे हमने देखे हैं, हमने सुने भी हैं बिल के, कभी जो जितना बिल पास कई बार पास करते हैं बिल को, फिर उसको हटा देते हैं पीछे। तो इस आंदोलन से क्या होने वाला है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे भगवान दास जी? देखिए, अगर चूंकि किसानों, ये सरकार जो है आज तक जितने भी बिल लाई है, चाहे वो एनआरसी हो, नोटबंदी हो, या जो भी है, जितने भी बिल लाके लेकर आई है, उसका देश की जनता ने बड़े पैमाने पर विरोध किया, देश की जनता ने एकजुट होकर के हर तरीका से रोड पर आई। यहाँ तक कि बहुत सारे मुद्दों पे, जैसे आरक्षण वाला मामला था, 2 जून वाला,
उसमें जो है यहाँ तक कि बहुत सारे मूल निवासी वर्ग के बच्चों की जो है हत्याएं भी करवाई गई थी इस सरकार के द्वारा। ऐसे ही आज किसान जो है रोड पर आए हैं, और किसानों को ऐसा नहीं है कि आर्थिक या शारीरिक रूप से उनके जो है जान माल की हानि ना हो रही हो, उनको भी जान माल की हानि हो रही है। लेकिन इस सरकार ने जो तानाशाही रवैया अपनाया है, जो गुंडागिरी अपनाई है, वो गुंडों की सरकार है, और गुंडागर्दी के माध्यम से ही ये हमारे लोगों का जो है हर तरीके से अर्थ से लेकर के शारीरिक रूप से इनको जो है प्रताड़ित काम करने का काम कर रही है। बात बाकी जैसे कि अभी अंजनी कुमार जी बोल रहे थे, अंजनी कुमार जी कह रहे थे कि इनको जो है फार्मिंग के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानी की कहाँ जरूरत पड़ गई। तो ये मैं भी पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि इनको फार्मिंग किसानों कॉन्ट्रैक्ट फार्मों की कहाँ जरूरत पड़ गई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन्होंने गुजरात में करवाई थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिहार में हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यूपी में हो रही है पहले से ही। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हर जगह फ्लॉप हुई, होता क्या है मैं आपको बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जो बड़ी कंपनियां हैं वो कंपनियां बीज उपलब्ध कराती हैं। उन्होंने मान के चलिए थोड़ी सी देर के लिए एक उदाहरण देता हूं कि उन्होंने किसी बीज का कीमत रखा 10,000 15,000 रुपए, और उन्होंने ये कहा कि आप लोग मैं खेती की बुवाई करवाऊंगा, खाद दूंगा, बीज दूंगा, और आप लोग बोइए, इसमें अच्छी फसल पैदा होगी, इसके बाद इसको हम 15,000 में दे रहे हैं और 13,000 में वापसी ले लेंगे। जब किसान उपज पैदा करता है, सब कुछ करता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की फॉर्म पे जाता है, कहता है भैया मैंने माल पैदा कर लिया है, मेरा माल वापस ले लीजिए, अगर उस माल की कीमत बाजार में उचित होती है तब तो ये लोग वापस ले लेते हैं, और अगर उचित नहीं होती है, अगर भाव कम होते हैं तो उस माल को जो है ये गुणवत्ता विहीन मतलब कहते हैं कि इसमें पाला पड़ गया, इसका रंग अच्छा नहीं है, इसका जो है कलर ग्रीडिंग नहीं है, इसमें जो है इली लग गई है, इसका दाना छोटा हो गया है, गुणवत्ता विहीन बता करके उस माल को भाव से लेने से जो है कतरा जाते हैं, और वो किसान इतना मजबूर हो जाता है कि वो किसान फिर औने पौने दामों में आखिरी मद्दी बेचने, अपनी उपज को जो है आखिरी मद्दी बेचने के लिए बेबस होता है। उसी कारण से आज तक ये मुद्दा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनकी सफल नहीं हुई है। लेकिन जब आज हम और आप जानते हैं कि इनके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अन्य कंपनियों के पास के ऊपर जो है सरकार की लगाम है, जब ये लगाम नहीं रहेगी, ये स्वतंत्र हो जाएंगे, तो किसानों की क्या स्थिति होगी ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। किसानों की आए दिन हत्या होगी, और उस दिन ये बिल जो है किसानों की हत्या बिल साबित होगा। ये बिल उस दिन किसानों की हत्या बिल साबित होगा, इसलिए यह बिल तो किसानों की हत्या बिल कहें, हम इसको नया नाम दे रहे हैं कि किसानों की हत्या बिल लेके आए हैं ये। तो इसके पीछे मतलब मैं जानना चाहता हूँ, अंजनी कुमार जी आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने हत्या बिल दे दिया नाम इसको, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बिल के ऊपर? इस बिल से क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो इसके बारे में बात करें, इस बारे में बताएं कि क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है किसानों की इसमें लाइफ में अगर इसमें, उसके बाद हम इसका निर्णय, इसका समस्या का समाधान पूछेंगे आने वाले इसमें। इसके बाद अंजनी जी सर, इसमें किसानों के लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जो इनका न्यूनतम रेट है, ये जो बिल लेकर आए हैं उसमें कोई रेट के लिए शो नहीं किया गया कि किसानों का जो भी फसल तैयार होगी हम इतने में खरीदेंगे। अगर ये किसान सुधारक बिल पास करा कर लाए हैं तो हमारा किसान बिगड़ा कहाँ था? क्या किसान हमारा बिगड़ैल है क्या जो किसान सुधारक बिल ला रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अडानी और अंबानी का ही रोल है। ये सिर्फ बड़े बड़े महारथियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों के इशारे पे ही ये कृषि भी करवाना चाह रहे हैं। आज इन्होंने रेलवे इतने बेच दिए, क्या कोई किसान लिया? कोई किसान को इन्होंने दिया? किसको दिए? ये इतने बड़े बड़े ठीके बेच दिए, इतने सब बेच दिए, क्या किसको दिए? ये कौन किसान गया वहां पे? कौन गरीब का बच्चा लिया ठीका? सिर्फ वही अडानी अंबानी के ही इशारे पे इन्होंने काम कर रहे हैं। और ये सरकार तो युवाओं
परीक्षार्थी, बच्चों, बूढ़े बुजुर्गों, गांव देहात किसी भी के सहयोग लायक ये काम नहीं कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा उसमें खुश हो। ये सिर्फ उजाड़ रहे हैं, फैमिली परिवार उजाड़ रहे हैं गरीबों के, और बंधुआ बना के सूखे पेड़ में टांग देंगे कल के। जी, ना छांव में रहेगा ना कुछ। मैं तो ये चाहूंगा कि ऐसा बिल सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और एक किसान सुधारक बिल का क्या आवश्यकता है? क्या किसान हमारा खेती नहीं कर पा रहा था? अरे अगर किसान सुधारक बिल आप दे रहे हो तो किसान को सहयोग करो, उसको बीज सस्ते दामों में उपलब्ध करो, उसको खाद दो, पानी दो, टाइम से दो, बिजली की सुविधा दो, तब हमारा कृषि सुधरेगा। न कि आप कंपनियों से खेती करवाएंगे और बंधुआ बना के बेवजह की परेशानी किसानों को दे रहे हैं। अरे बड़े भाई वकील साहब, आत्महत्या करने पे मजबूर है। वकील साहब, ये मैं चाहूंगा कि सरकार तुरंत ये बिल को वापस करे। ये बिल्कुल किसानों के हित की नहीं है। नहीं, ऐसे मेरे ख्याल से जो है इशू, अगर जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेगा आप, तब तक इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। इलाज जड़ पर हम बता, मैं इससे आप क्या कहना चाहते हैं भगवान दास जी? कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये किसान सुधारक बिल नहीं है, ये किसान की हत्या बिल है, किसान को बंधुआ बनाने के लिए बिल है। इन्होंने आज तक किसान सुधारक पूरे देश में कोई भी कार्य, चाहे वो एनआरसी हो, नोटबंदी हो या अन्य कुछ भी हो, जो भी आज तक रेलवे बेचा और ये जो है नौकरियों में इन्होंने निजीकरण लाए हैं, इन्होंने कोई देश के हित में काम किया है? हम लोग अपने बच्चों को करोड़ों रुपए लगा करके पढ़ाते हैं, लाखों रुपए लगा के मजदूरी, मेहनत मजदूरी, खून पसीना बहा करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। एक किसान जो है खून पसीना बहा करके अपनी खेती में काम करता है, रात दिन मेहनत करता है, ना उसे कीड़ा का डर रहता है, सर्पों का डर रहता है, ना किसी विषैले जानवर का डर रहता है, और रात दिन अपनी आंखें खून पसीना बहा करके खेती करता है। इसी तरीके से हम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया है, और इन्होंने सारी की सारी कंपनियां, सारी की सारी सरकारी नौकरियां निजीकरण कर दिया है। क्या निजीकरण से हम लोगों को लाभ होगा? तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हमको गुलाम बनाना चाहते हैं ना, यही तो होगा हमारा सीधा सीधा मतलब। किसान को इसी तरीके से अभी तक ये निजीकरण से हमारे अन्न वर्ग को, जो हमारे देश का, हम ये कहेंगे, ये भी गलत नहीं होगा कि हमारा पिता तुल्य है। हम किसान को, जो हमारा अन्नदाता है, अन्नदाता हमारा पिता तुल्य है, क्योंकि हम सब, चाहे वकील साहब हो, चाहे नौकरी वाले हो, चाहे नेताजी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, हम सब किसानों के ही बेटा तो हैं। हम सब किसानों के बेटा ही तो हैं। तो किसानों को, जब अपने पिता तुल्य किसानों को, अन्नदाता को, उसका दुख दर्द में हम शामिल नहीं हो पाते हैं, उसके हम दुख दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी हम अर्थव्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं, उसको हम, वो जो है अपनी बेटा बेटियों की शादी के लिए अपनी आत्महत्या करता है, क्योंकि वो कर्ज से दबा हुआ है, और उसके ऊपर से ये दबाव बनाया जाता है कि आप जो है पुलिस के माध्यम से आरसी काटी जाती है, तहसीलदार आते हैं, अमीन आते हैं उसके घर पे, उसके घरों की नीलामी होती है, उसकी जमीनों की नीलामी होती है। ऐसे में उसी समय होती है जब उसे अपने बेटा बेटी की शादी करनी पड़ती है, तो वो जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे में एनआरसी, ऐसे में फॉर्मिक कॉन्टेंट या इस बिल को लाने की कहां आवश्यकता थी? अरे आज जो है, मान के चलिए, थोड़ी सी देर के लिए एक उदाहरण देता हूं कि भाई एक किसान को 20 बोरा माल बेचना है, 20 बोरा माल बेचना है, उसने उपज के टाइम किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके उसको नहीं बेचा और वो रखे रहा, मतलब बीच के टाइम पे अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में तक वो रोका उसने माल को, और वो फिर वो माल को बेचना चाहता है। तो उसने जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या जो बिल आए हैं ये उद्योगपतियों से, इन कंपनियों से उसने ऑनलाइन बात की। तो ऑनलाइन बात की, मान लीजिए मैं जालौन का रहने वाला हूं और कंपनी है इलाहाबाद की या कंपनी है आगरा की, तो वो आगरा वाला कॉन्ट्रैक्टर कहेगा भाई आपका जो है फरवरी और मई में तो, जून जुलाई तक तो जो है वहाँ हमारी काम चलता रहा, तो हमारे गोदाम पे तौल होती रही। इस समय तो वहाँ गोदाम पे क्योंकि माल आ नहीं रहा था तो गोदाम बंद पड़ा है। अब आपको अगर माल बेचना है तो आगरा लेके आ जाइए या इलाहाबाद लेके आ जाइए।
तो हम जालौन से आगरा माल लेके जाएंगे, और हम आगरा माल लेके किसी तरीके से चले भी गए तो वहां ये गुणवत्ता विहीन बता के ये कहेंगे इसमें पाला लग गया, इसमें डंकी आ गई है, इसमें ये कमी हो गई है, इसमें वो कमी हो गई है, इसका दाना छोटा है, इसका दाना मोटा है, इसका दाना चपटा है। ये गुणवत्ता विहीन बता करके उसको औने पौने दामों खरीदेंगे, और उसको खरीद करके ये जो है अपना स्वयं का पेट भरने का काम करेंगे। वो कैसे? जैसे मान लीजिए इलाहाबाद में 200 बोरा प्रतिदिन गेहूं बिक सकता है, इलाहाबाद में 200 बोरा प्रतिदिन गेहूं बिक सकता है, और ये जो है 150 बोरा भेजेंगे। जब वहां 50 बोरा कम पहुंचेगा तो वहां के जो आम लोग हैं, सर्विसमैन या किसान वर्ग या व्यापारी वर्ग है या आम जनता है, मजदूर हैं, वो जो है 50 बोरा उन्हें तो वैसे ही कम है। वहां की जो कैपेसिटी है प्रतिदिन की, वो जो है 50 बोरा कम दे रहे हैं, 50 बोरा कम दे रहे हैं, तो वहां रेट बढ़ेगा। जब वहां मूल्य बढ़ेगा तो इसका फायदा किसको होगा? कॉन्ट्रैक्टरों को, जो कॉन्ट्रैक्टर माल बेचेंगे, क्योंकि इनको अनलिमिटेड कर दिया, ये कितना भी खजाना भर सकते हैं, 500 बोरा, 5000 बोरा, 500 करोड़ बोरा, कितना भी माल रोकेंगे तो उसका सीधा सीधा ये उसी माल को किसान से 5 रुपए किलो में खरीदेंगे, और उसी माल को जो वहां 50 रुपए किलो में बेचने का काम करेंगे। इसका सीधा सीधा एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। हमारे पास में 12 मिनट हैं, 12 मिनट में हम समाप्त भी करेंगे, और मेरे पास 2 सवाल है, मुझे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। हमारे यहाँ जालौन में प्याज की खेती होती है, हमारे यहाँ प्याज की खेती होती है। जब हम लोग प्याज के खेत में हमारी जो है निकलती है, खुदाई होती है, उस समय हमें 4 रुपए मूल्य प्रति किलो का दाम मिलता है। हमारी प्याज 4 रुपए प्रति किलो में बेची जाती है, और आज वही किया प्याज जब हम लोग किसानों के पास नहीं रही है, मात्र जमाखोरों के पास प्याज है, तो उस प्याज की कीमत 50 रुपए और 45 रुपए बिक रही है मार्केट में। इससे किसको फायदा है? क्या किसानों को फायदा है? जब आज इन जमाखोरों के ऊपर सरकार की लगाम है, तब ये मनमानी कर रहे हैं। जब इनको बेलगाम कर दिया जाएगा, तो इसी प्याज के दाम 150 रुपए किलो होंगे, और हमारा जो है देश का मजदूर, हमारे देश का हर वर्ग का व्यक्ति लेने के लिए बेबस होगा, और नहीं तो जो है भूखे खाली पेट रहने को लिए मजबूर होगा। ये इससे जो है इस बिल के आने से मात्र पूंजीपति लोगों को फायदा होगा, इससे किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। जी बताना चाहता हूँ जी, देखो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें 10 मिनट रहेगी सिर्फ प्रोग्राम के समाप्त करने की। मैं एक जड़ की बात बता देता हूँ आपको। जब तक आप समस्या की जड़ को नहीं समझेंगे तब तक उसका समाधान नहीं हो सकता। मेरा अपना अंदाजा है, हो सकता है शायद गलत हो सकता ठीक हो। तो ये जो है ना, जो भारत में जो चल रहा है, देखो केवल किसान परेशान नहीं है, सभी परेशान है इनसे। मुसलमान परेशान है इनसे, सिख परेशान है, ST SC OBC के लोग परेशान है, इनसे सभी के सभी मनवादी परेशान है। तो मेरा जो अपना मानना ऐसा है कि इन सबके जो नीचे इनको पता है, अपने पुस्तकों को हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, हम कौन है, क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम भूल जाते हैं। वो नहीं भूलते, वो उनके पास 500 या 1000 5,000 रुपए का उनके पास इतिहास बढ़ाओ कौन है वो। जब तक मेरे हिसाब से भारत के लोगों को वो समझते हैं शूद्र, और शूद्र का मतलब होता है, जो आपने देखी हो जन्म कुंडिया जो है उसमें लिखा, गण में लिखा राक्षस लिखा हुआ है, और वर्ण में लिखा शूद्र। तो राक्षस और शूद्र तो ये लिखा है, वो देवते समझते हैं अपने आप को। तो देवते और राक्षस कहीं भी देखो, अपने फिल्मों में देखे होंगे या नाटकों में देखे होंगे, राक्षसों को मारते हैं देवते। तो जब वो देवते हैं तो ये जो नकली देवते बने बैठे हैं, ये बख्शेंगे क्या? ये कारण जो है इसको समझे, थोड़ा जड़ को पकड़े। जब तक जड़ को नहीं पकड़ेंगे तब तक कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो मेरा अंदाजा है, तो भगवान दास इस पर क्या करना चाहेंगे आप? इस पे ये समस्या यही है कि कुछ और है? नहीं, समस्या तो मानवर बड़े भाई यही है, समस्या यही है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य है कि ये जो है गोबर में जान डाल करके गोबर को गणेश जी बना देते हैं। गोबर में जान डाल के कहते हैं कि गोबर में जो है भगवान पैदा हो गए हैं। इनका गोबर भी
लाखों रुपए का हो जाता है। ये जो है लेटरन को बेचने का काम कर सकते हैं, उसको उससे पूजा करवा सकते हैं। लेकिन हम लोग इतने अनभिज्ञ हैं, हमारे जो है अंधविश्वास में, हमारा जो समाज है अंधविश्वास में इतना दबा हुआ है कि उससे हम उबर ही नहीं पा रहे हैं। हमारा समाज, हमारी जो है बेटियां, हमारी जो है बहनें, हमारी माताएं, वो जो है अंधविश्वास के कारण इतनी दबी हुई है। लेकिन हम आज इस मुद्दे पर बात ना करके आज सिर्फ हम किसानों के मुद्दे पर ही हम ये कहेंगे कि जिस किसान को जब अपनी उपज का दाम नहीं मिलेगा, जब वो जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से वो सब ले जाएंगे। दूसरी चीज ये जो कंपनियां मंडियां बंद करके जो कंपनियां खरीद करेंगी, उन कंपनियां मात्र शोषण करेंगी। जैसे कि हम आज एक उदाहरण देते हैं, इन कंपनियों से सरकार नहीं लड़ पाती तो हमारे एक छोटे से किसान की क्या हिम्मत है? वो कैसे लड़ेगा, कैसे उनका सामना करेगा? जो किसान एसडीएम तक जाने में किसी का सहारा लेता है, जो किसान एसडीएम से बात नहीं कर सकता, जो किसान एक इंस्पेक्टर से बात नहीं कर सकता, जो किसान एक दरोगा से बात नहीं कर सकता, वह किसान जो है इन कंपनियों से कैसे सामना करेगा? उसका एक जीता जागता सबूत बताए मैं आपको। जैसे झांसी कानपुर हाईवे निकला था, झांसी कानपुर हाईवे की 90 साल की गारंटी थी कि 90 साल तक ये रोड यदि टूट जाता है तो जो ठेकेदार थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, वो उनका जो है लिखित में दावा ये था कि हम इसको रोड को पुनः बनवा के देंगे। और जब वो रोड टूट जाता है तो बाकायदा शिकायत की जाती है। अधिकारी जो है लेटर चिट्ठी जारी करते हैं ठेकेदार को, और ठेकेदार आता है, ठेकेदार उस चिट्ठी का स्पष्टीकरण देता है। स्पष्टीकरण में लिख देता है कि अरे महोदय, ये रोड पे ओवरलोड वाहन निकले हैं जिसके कारण ये रोड टूट गया है। तो उसकी 90 साल की गारंटी खत्म हो जाती है और वो रोड जो है गुणवत्ता विहीन होने के कारण 2 साल में टूट जाता है। उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, उस ठेकेदार के ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है, मात्र 2 शब्द कह करके कि ओवरलोड वाहन निकलने से इस रोड को टूट गया। इसी प्रकार से ये किसानों के बिल में, इस बिल में ये कहेंगे कि ये फसल में जो पैदा हुई है, इस अनाज में गुणवत्ता विहीन है, इसका दाना छोटा है, इसमें इरी लगी है, इसमें जो है पटा हो गए हैं, इसमें जो है पई लग गई है, इसके कारण हम आपकी फसल को उचित दामों में नहीं खरीद पाएंगे, 500 रुपए क्विंटल में खरीदेंगे। किसान मजबूर हो जाएगा इसे बेचने के लिए। किसान इसके कारण, जो किसान अपनी लागत लगाएगा खेती में, उस लागत को नहीं निकाल पाएगा और किसान आत्महत्या करेगा। जी बिल्कुल ये आपकी बात सही है। बिल्कुल हमें जो समाप्ति 5 मिनट के बाद समाप्ति जी। अंजलि कुमार जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी समस्या क्या है? इसमें जो भी समस्या है, इसमें अच्छा ही कुछ नहीं है। ये टोटल किसानों के हित में है ही नहीं, बिल्कुल खिलाफ है जी। और मैं ये चाहूंगा कि ये जो किसान बिल पास किया है सरकार ने, ये किसान हत्या बिल है और इसको ये पुनः वापस करे और किसानों के लिए सस्ते दामों में अनाज, खाद ये सब उपलब्ध कराए, पानी बिजली मुहैया कराए, जिससे किसानों को सही फसल तैयार की जाए समय पे, और समय पे ही सरकार द्वारा जो भी अनाज का रेट तय होता है उस रेट पे खरीदा जाए। और इनके जो भी बिल पास किए हैं, जो भी बिल ले आए हैं, उसमें कोई ऐसा रेट नहीं इन्होंने जाहिर किया है कि किसानों की ये मूल रखा गया है, इस पे हम खरीदेंगे, चाहे वो फसल अच्छी हो या बुरी हो। कल के अगर गुणवत्ता विहीन करके ये अनाज को किसानों का रद्द कर देते हैं तो किसान कहाँ लेके जाएगा? और उसके बाद कम रेटों में मार्केट में बेचेगा और इन्हीं के अडानी अंबानी खरीदवाएंगे दलालों द्वारा। उसके बाद भंडारगार में यही रखेंगे। जब मार्केट में, जैसे अभी भगवान दास जी ने कहा कि जहां पे 200 बोरा की खपत है, 150 बोरा भेजाएंगे, और 50 बोरा की जब कमी होगी तो उसमें गरीब और लाचार, पैसे वाले, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, सब वो 150 बोरे में जैसे एक भूखे भेड़िए की तरह टूटेंगे और इनका रेट हाई होगा। तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी बिल लाया है सरकार, ये बिल्कुल किसान विरोधी है, किसान हत्या की है। इसमें किसान की बिल्कुल उपज नहीं होगी कुछ।
जी जी। और सरकार को अच्छा, मेरी बिल्कुल ये बिल को मेरी राय वापस है, करना चाहिए। मेरा बड़ा पर्सनल ओपिनियन है आप लोगों के लिए, जो वकील है ना भारत के, ये अलग 500 वकीलों की एक टीम तैयार करें ऐसी, जहां भी कहीं भी सरकार गलत करती है उसके ऊपर केस किया जाए। और जो भी मतलब है पुलिस वाले जैसे बलात्कार होते हैं, कहीं भी किसी को बच्चे को मार देते हैं, कोई कोई दलित का हो या किसी का बच्चा भी हो, उसको मार देते हैं, तो उसको कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो 500 वकीलों की टीम तैयार करके ऐसी तैयार करें जो पूरा इनके ऊपर दहशत हो जाए, इनके ऊपर भी वकीलों की टीम जो है ना हमारे ऊपर केस कर सकती है। जी तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ये बिल्कुल सुधार हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है, ऐसा होगा और ये सरकार की मनमाना नहीं चलेगी। जी। देख नहीं लीजिए आज 2-4 दिन से कितने लोग रोड पे हैं। जी। तो अगर भगवान सरकार जी। जी अगर सरकार सहयोग करती तो आज इतने बेरोजगार बच्चे ना होते। सरकार सहयोग से चलती है और सरकार की सहयोग किसानों को चाहिए, हम सबको चाहिए। अगर ये अपना मनमाना करना चाहती कि हमें किसी की सहयोग की जरूरत नहीं, तो ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये नवंबर दिसंबर में उखाड़ फेंकेगी जनता। नहीं, अरे तो उखाड़ने वाले है ये भगवान दास जी। लास्ट में मैं 1 मिनट एक एक मिनट का जवाब दूंगा आपसे भी से। देखो, मैं जब जब इरादा जिनका कत्ल करने का हो वो जान नहीं बख्शेंगे। इरादा जिनका कत्ल करने का वो जान नहीं बख्शेंगे। जो न्याय के कुर्सी में जो न्याय करने वाले बैठेंगे वो तो न्याय कहाँ से देंगे। तो भगवान दास जी लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट का टाइम आपके पास है जी। मैं यही कहना चाह रहा हूं, इस बिल में यदि इनकी मंशा ठीक है, किसानों का ये हित करना चाहते हैं, इनकी अगर 100 में 10% ये सोच है कि हम किसानों के हित में कुछ करना चाहते हैं, ये अगर इनके अंदर जरा भी शर्म नाम की चीज है, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इस बिल में तत्काल संशोधन किया जाए। इस बिल में जो है एक न्यूनतम मूल्य जो है निर्धारित किया जाए कि इस मूल्य के नीचे जो है माल नहीं खरीदा जाएगा। और एमआरपी जो है तत्काल जो है एमएसपी जो है जो आजीवन रहेगा। इसमें जो है एमआरपी खत्म करने की कोई साजिश नहीं की जाएगी। ऐसा जो है इस बिल में प्रावधान ले आए और किसानों को जो है कंपनियों का किसी भी तरह से शोषण नहीं करने दिया जाएगा। यह मेरी मांग है कि किसानों को कम से कम दुगना जो है दाम उपज का दाम जो है करा जाए। मटर जैसे कि अब आप कह रहे हैं, आज से 8 दिन पहले मटर की कीमत, सफेद मटर जो था उसकी कीमत 6500 रुपए थी। आज इस बिल की चर्चा होने से मटर की कीमत 5400 रुपए रह गई है। तो इस बिल का सीधा असर किसानों की जेब पर ही जा रहा है ना, किसानों की जेब को तोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए हम इनसे मांग करते हैं, आज हम सिर्फ किसानों के ही बात करेंगे। और ये जो है अगर कोई विरोध करता है, अगर किसान विरोध कर रहे हैं या सांसद में अभी देखिए आम आदमी पार्टी के सांसद महोदय ने इनके किसानों के अधिकार सम्मान की बात कर दी, तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। हमारे चंद्रशेखर भाई ने अगर आम लोगों के जनहित में बात की थी, अधिकार सम्मान की बात की थी, उनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया था। कन्हैया लाल जी ने आजादी की बात की थी, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। हार्दिक पटेल जी ने जो है अधिकार सम्मान की बात की थी, उनके ऊपर देशद्रोह लगा दिया। इसी तरह से अगर ये किसानों के हम सबके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये कितने बड़े देशभक्त हैं, ये कितना देश के हित में चाह रहे हैं। देश के ऊपर आम जनता को मरने के कगार पर पहुंचा दिया है इन्होंने, भीख का कटोरा पकड़ा दिया है, हमारे देश के नौजवान को बेरोजगार कर दिया है। और ये जो है देश हित की बात करते हैं, इनको शर्म नाम की चीज नहीं है, इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे मक्कार लोगों को सरकार में बैठने का किसने क्या कर दिया है, कैसे क्या हुआ है? इन्हें किसी ने चुना नहीं है। इनकी जो है जो मशीनरी सिस्टम है, जो ईवीएम सिस्टम है, उस ईवीएम की बदौलत ये सरकार में आ गए हैं। इनको ऐसे लोगों को मैं राष्ट्रपति महोदय से लेकर के यहाँ की जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, वो कोई हमें न्याय नहीं दे पा रही है। हम लोगों को अब एक मंच पर आकर के
हम सारे जो है दलितों के हजारों सैकड़ों जो संगठन चल रहे हैं, उन संगठनों को एक मैदान, एक ही मंच पर आकर के एकजुटता से इनका विरोध करना पड़ेगा। हम लोगों को आर पार की लड़ाई ही लड़ने पड़ेगी, तब इनसे जो है हम लोग कहीं न्याय दिला पाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अंजलि जी, आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट आपके पास में है जी। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से कि ये बिल किसान विरोधी है, और मैं एक अधिवक्ता होते हुए भी ये चैलेंज करता हूं सरकार से कि ऐसा अपने देश के किसानों के साथ कभी नहीं होने दूंगा। ये बिल कभी नहीं पास होने दूंगा। इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े। ये सरकार जो भी बिल लाई है, ये बिल्कुल किसान विरोधी बिल है, और इसको बिल्कुल खारिज करना चाहिए इसे। जी जी, अभी जुल्म के जब हम देख रहे हैं चारों तरफ जुल्म हो रहा है, तो चारों तरफ जो है ना हाहाकार मची पड़ी है, तो कुछ ना कुछ जब वो ऐसा होता है चारों तरफ, तो तब्दीली आने वाली होती है। उस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला आता है। तो मैंने एक शायरी लिखी, 2 शायरी लिखी है, लास्ट में शायरी सुनाना चाह रहा हूँ सभी को। जी बिल्कुल। जब जुल्म की इंतहा हो जाए, तब जालिमों का अंतिम वक्त नजदीक आ जाता है, फिर आता है जनता की ताकत का सैलाब, फिर आता है जनता की ताकत का सैलाब, जिसमें जालिमों का राज, शैतानी राज खत्म हो जाता है या डूब जाता है। फिर चारों तरफ होती है जालिमों की बर्बादी, जिसके कारण जालिम तड़प तड़प कर मर जाते हैं। सच्चे और ईमानदार लोग मिलकर, याद रखें, सच्चे और ईमानदार लोग मिलकर फिर सच्चाई और ईमानदारी का राज कायम करते हैं। तो ये बहुत जल्दी हम सच्चाई और ईमानदारी का राज कायम करेंगे, और ये जो है इनका जो राज ध्वस्त होने वाला है, क्योंकि जो किसान भी परेशान है, सब लोग परेशान है। तो ये जो है ना इनका अंतिम वक्त आ चुका है। और थैंक यू, आप दोनों का भाई सब जुड़े आप। आने वाले वक्त में फिर बात करेंगे इसी टॉपिक पे। इसी टॉपिक कभी काफी लंबा चलना है मेरे ख्याल से, उसको आने वाले वक्त बात करें। आप दोनों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, जय मूल्यवासी जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, थैंक यू। सत श्री अकाल, जय भीम, जय नमो बुद्धाय, जय भीम।